हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पर लगातार बढ़ते चले। देखो दोस्तों, हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, पंजाब में अंग्रेजी साम्राज्य। पंजाब में अंग्रेजी साम्राज्य। ठीक है, अब सुनो इसकी कहानी। थोड़ा सा अपन बात करते हैं इसके पृष्ठभूमि में, है ना, क्या पृष्ठभूमि रही। तो देखो, ध्यान देना, जब मुगल काल की हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो मुगल काल में औरंगजेब के शासनकाल में सिखों ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। और औरंगजेब के विरुद्ध जितने भी विद्रोह हुए, उन विद्रोह में सबसे लास्ट में जो विद्रोह था वो था सिखों का विद्रोह। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, पृष्ठभूमि की बात कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, औरंगजेब के काल में सिख विद्रोह एकमात्र ऐसा विद्रोह माना जाता है जिसका प्रमुख जो कारण था वो धार्मिक कारण था। कैसे? औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में 9वें सिख गुरु थे श्री तेग बहादुर जी। इन तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दे दिया। क्यों दिया मृत्युदंड? मृत्युदंड इसलिए दिया क्योंकि औरंगजेब की जो नीतियां थी, इन औरंगजेब की जो धार्मिक नीति, जिहादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक है, कट्टर व्यक्ति था, धर्म में बहुत सारी चीजें की, हिंदुओं के ऊपर विशेष क्रूरता उसने दिखाई धर्म के प्रति। ठीक है, तो इन समस्त धार्मिक नीतियों का विरोध किया था गुरु तेग बहादुर ने। धार्मिक नीतियां जो थी औरंगजेब की, इन औरंगजेब की धार्मिक नीतियों का विरोध किया था तेग बहादुर जी ने। और इसीलिए 1675 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी को औरंगजेब ने क्या दे दिया था? मृत्युदंड दे दिया था। ध्यान रखना कि जहां तेग बहादुर जी को मृत्युदंड दिया गया वहां गुरुद्वारा बना हुआ शीशगंज। कौन सा? शीशगंज। फिर उसके बाद 10वें जो सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तेग बहादुर जी के द्वारा जो विद्रोह प्रारंभ किया गया था, इस विद्रोह को उन्होंने प्रारंभ रखा। मखोवर के पास में एक जगह है आनंदपुर। इस आनंदपुर को उन्होंने अपना क्या बनाया था? मुख्यालय बनाया था। और उन्होंने सिखों को सैनिक संप्रदाय में परिवर्तित किया और इसका नाम रखा था उन्होंने खालसा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 1699 ईस्वी में, कब? 1699 ईस्वी में वस्तुतः उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। 1704 ईस्वी में, कब? 1704 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब के पास में जफरनामा, ठीक है ना, जफरनामा नामक पत्रों का संकलन भेजा था फारसी भाषा में लिख करके। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि जफरनामा को पढ़ने के बाद ही वो गुरु गोविंद सिंह के महान आध्यात्मिकता थी कि उसी के कारण जो है औरंगजेब की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह से औरंगजेब का पुत्र बहादुर शाह प्रथम, इस बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाइयों के विरुद्ध क्या मांगी थी? सहायता मांगी थी। ठीक है, आगे बात समझ में। और इसके लिए वस्तुतः वे गुरु गोविंद सिंह जो थे वो दक्षिण भारत स्थित गोदावरी नदी गए थे। ठीक है ना, कहाँ गए थे? गोदावरी नदी गए थे। और गोदावरी में एक स्थान विशेष रूप से नांदेड़, ठीक है ना, यही नांदेड़ पर एक अफगान व्यक्ति था और इस अफगान व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिंह के ऊपर चाकू से हमला कर दिया था। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो गए। 2 महीने तक बहुत बुरी तरीके से जो है पीड़ित रहे, घाव ठीक नहीं हो रहे थे। अंत में उन्हें ऐसे लगा कि यार मेरा जो है अंतिम समय आ गया है। और इसी के चलते 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को उन्होंने अपना जो शरीर था वो अग्नि को सौंप दिया। ठीक है, और इस प्रकार से गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। अब मैं ये बातें बता क्यों रहा हूँ आपको? तुम्हें पंजाब में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना बता रहा हूँ
तो आप लोगों को दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि इन चीजों का मतलब क्या है। बहुत बड़ा मतलब है बेटा। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में सिखों का नेतृत्व किया था और नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था बंदा बहादुर लक्ष्मण देव। कौन? लक्ष्मण देव। इन लक्ष्मण देव के हाथ में आ गया था सिखों का नेतृत्व। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद में बंदा बहादुर या लक्ष्मण देव जिसे हम जानते हैं, इनके हाथ में आ गया था। 1716 ईस्वी में फर्रुख सियर ने इस बंदा बहादुर की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली 1767, ये दो आक्रमण हुए। इन दोनों आक्रमणों से भी जो है पंजाब में सिख शक्ति को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। यहां पर एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था कपूर सिंह। इस कपूर सिंह ने सिखों को जत्थों के रूप में संगठित किया। जत्थे समझते हो आप? ठीक है, अलग अलग टुकड़ियों के रूप में। और 1748 ईस्वी में जैसे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, इसी तरीके से उन्होंने इस कपूर सिंह ने 1748 में ये जो जत्थे संगठित किए थे सिखों के, इन जत्थों को उन्होंने नाम दिया था दल खालसा। तो दल खालसा का नाम दिया गया था किसके द्वारा? कपूर सिंह के द्वारा। उधर पंजाब में अफगानों का आक्रमण हुआ और मुगल सूबेदार जो थे, इन मुगल सूबेदारों का भी बहुत ज्यादा वहां पर अत्याचार थे। और इसी अत्याचार और अफगानों के आक्रमण को समाप्त करने के लिए ये जो दल खालसा की मैंने बात कही, इस दल खालसा ने 1753 ईस्वी में राखी प्रथा प्रारंभ की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये टॉपिक तो अलग है लेकिन उसमें मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। राखी प्रथा कौन सी? राखी प्रथा किसके द्वारा? दल खालसा के द्वारा। दल खालसा की स्थापना कपूर सिंह के द्वारा सिखों को जत्थे के रूप में संगठित किया गया। कपूर सिंह के द्वारा 1748 में दल खालसा इसको क्या दे दिया था? नाम दिया। इन्होंने प्रथा प्रारंभ की। कौन सी प्रथा? राखी प्रथा। क्या था राखी प्रथा? तो इस राखी प्रथा के तहत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां जो भाग है, राजस्व के रूप में, एक तरीके से जैसे राजस्व बोलते हैं, तो उपज का 5वां भाग लेकर के दल खालसा जो है अपनी सुरक्षा का क्या करता था? प्रबंध करता था। राखी प्रथा से सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ था। ध्यान रखना, सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय कौन सी प्रथा से हुआ? तो ध्यान रखना, राखी प्रथा। मैं एक बात यहां पर लिख रहा हूं, बस यही समझाना था मैं कि राखी प्रथा ठीक है, कब? 1748। किसने? तो कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने, ठीक है, ध्यान रखना। क्या चीज बेटा? कैसे की गई? तो वस्तुतः ध्यान रखना, राखी प्रथा से पहले खालसा दल समझो तुम, माफ करना, क्या चीज? खालसा दल, खालसा या दल खालसा, क्या चीज? दल खालसा, दल खालसा, ठीक है। कैसे? तो ध्यान रखना कि सिखों को जत्थे के रूप में संगठित कर उन्हें दल खालसा नाम दिया, ठीक है। अब इन्हीं जत्थे को एक तरीके से क्या चीज, इसी जत्थे को एक तरीके से क्या सुरक्षा का प्रबंध करना है, इसकी सारी चीजों की व्यवस्था करनी है। इसी के लिए राखी प्रथा की प्रारंभ की गई। क्या चीज? कौन सा? दल खालसा की जो है उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था।
ठीक है ना, अपनी सुरक्षा का। तो यहीं से ध्यान रखना राखी प्रथा प्रारंभ हुई। कौन सी प्रथा? राखी प्रथा। ध्यान रखना राखी प्रथा कब बेटा? इसके 5 साल बाद 1753। क्या चीज कि गांव से उपज का 5वां भाग प्राप्त कर दल खालसा उस गांव की सुरक्षा का प्रबंध करता था, सुरक्षा का प्रबंध करता था। ठीक है, सुरक्षा का क्या करता था? प्रबंध करता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कि इसी राखी प्रथा से, इसी राखी प्रथा से सिखों का राजनैतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। ठीक है, तो सिखों की राजनीतिक शक्ति के पीछे कौन सी प्रथा थी? तो ध्यान रखना राखी प्रथा। कौन सी प्रथा थी? राखी प्रथा। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक तरीके से हम बात कर रहे हैं कि वस्तुतः सिखों का राजनीतिक रूप में उदय कैसे हुआ। ठीक है, ये हमने बात करी। वस्तुतः ध्यान रखना कि यही कपूर सिंह की मृत्यु के बाद में, किसकी? कपूर सिंह की मृत्यु के बाद में जस्सा सिंह, कौन? जस्सा सिंह अहलूवालिया, अहलूवालिया, इसके नेतृत्व में ये जो दल खालसा था, ये दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित हो गया था। मिसल क्या चीज है? नया शब्द आया। मिसल वस्तुतः अरबी भाषा का शब्द है। ध्यान रखना कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का। इतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और अरबी भाषा का इस जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक जैसा या एक समान। अहलूवालिया मिसल के संस्थापक सरदार जस्सा सिंह को सुल्तान ए कौम की उपाधि दी थी मुगल शासकों ने, और जस्सा सिंह ने स्वयं को बादशाह घोषित करके अपने नाम के क्या चला लिए थे? सिक्के चलाए थे। इधर पटियाला, नाभा और जींद, इन रजवाड़ों की स्थापना वस्तुतः फुलकिया मिसल ने की थी, और ये एकमात्र ऐसी मिसल मानी जाती है जो सतलज के दक्षिण में स्थित थी। आप लोगों के लिए ये इतना काम की बात नहीं है। फुलकिया मिसल वस्तुतः सरदार आला सिंह के को अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? पराजित किया था। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। एक चीज और मिलती है कि 17 अक्टूबर 1662 को दीपावली के दिन अमृतसर में लगभग 60,000 सिख एकत्रित होते हैं, और यहीं से एक बार सिखों का पुनः क्या होता है? उदय होता है। सिखों ने 1764 ईस्वी में पंजाब में अफगान आक्रमणकारियों को रोकने के लिए देग, देग मतलब दान, तेग, तेग मतलब शक्ति, और फतेह, देग, तेग और फतेह का नारा दिया था। फतेह मतलब वीरता। और इन्हीं नारों से युक्त शुद्ध चांदी के सिक्के भी उन्होंने क्या करवा लिए थे? चालू कर दिए थे। जो पंजाब में एक तरीके से बात करें, जो पंजाब में सिख प्रभुसत्ता की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। आधुनिक पंजाब का निर्माण का जो श्रेय है वो जाता है सुकरचकिया मिसल को जाता है। रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र हुआ करते थे, और ध्यान रखिएगा कि सुकरचकिया मिसल का प्रभाव रावी और चेनाब, ये जो 2 नदियां थी, इन नदियों के मध्य हुआ करता था। ठीक है, बात करते हैं
हम थोड़ी सी किसकी, रणजीत सिंह की, किसकी बात करते हैं, रणजीत सिंह की हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी महाराजा रणजीत सिंह की। देखो यहाँ पर चीज़ें मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा ज़्यादा, और फिर सीधे, क्योंकि सीधे सीधे मैं यदि ये पढ़ा देता आपको पंजाब में किस प्रकार से अंग्रेज़ों का उदय हुआ, साम्राज्य की स्थापना हुई, और ये चीज़ें बीच की नहीं बताता, संभवतः आपको चीज़ें समझ में नहीं आती। ठीक है, इसलिए थोड़ी सी, इससे पहले कि हम लोगों ने पृष्ठभूमि की बात की, अब थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे हैं महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का एक तरीके से हम बात करें, शासनकाल का समय मिलता है 1792 ईस्वी से लेकर के 1839, 1792 से 1792 से 1839, 1792 से लेकर के 1839 तक का जो समय है, ये महाराजा रणजीत सिंह का समय माना जाता है। देखो सुनना बेटा, इनका जन्म माना जाता है, कोई नहीं पूछेगा आपसे, केवल आपको बता ही रहा हूँ, महत्वपूर्ण बातें अभी मैं लिखूंगा, बाकी बोल सारी चीजें रहा हूँ। देखो इनका जन्म माना जाता है 2 नवंबर 1780 को इनका जन्म हुआ था। 1792 इसमें अभी मैंने कहा था कि इनके पिता का नाम था महासिंह। इन महासिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद में केवल और केवल 12 वर्ष की आयु में रणजीत सिंह जी जो है क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। लेकिन एक तरीके से हम बात करें कि 1792 ईस्वी से लेकर के 1797 ईस्वी तक अल्पवयस्क रणजीत सिंह जो है, इनकी माता, रणजीत सिंह जी की जो माता थी, रणजीत सिंह की एक तरीके से हम सास की बात करें तो सास का भी नाम मिलता है सदा कौर, है ना, और एक दीवान था इनका जिसका नाम था लखपत राय। इस लखपत राय ने एक प्रतिशासन जो है परिषद की क्या की थी, स्थापना की, और इसी के माध्यम से शासन संचालित करने का जो है कार्य किया। 1797 ईस्वी में रणजीत सिंह ने स्वयं शासन संभाल लिया था। ऐसा कहा जाता कि रणजीत सिंह का जो विवाह किया गया था वो कन्हैया मिसल की एक प्रमुख सदाकौर जिनका नाम क्या था, प्रमुख सदाकौर की पुत्री मेहताब कौर, इस मेहताब कौर के साथ में इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। अब थोड़ी सी कुछ चीजें कि रणजीत सिंह ने स्वयं को खालसा और सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मान करके खालसा के नाम पर क्या किया था, शासन किया था। ध्यान रखना कि इन्होंने अपने आप को खालसा और सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मान करके, ये बिंदु बनता है कि इन्होंने अपने आप को खालसा व सिख राष्ट्रमंडल का सेवक मानकर शासन किया था। ठीक है, अपने आप को ये खालसा और सिख राष्ट्रमंडल का क्या मानते थे, सेवक मानते थे, और खालसा के नाम पर वस्तुतः किसके नाम पर, खालसा के नाम पर, किसके नाम पर, खालसा के नाम पर, खालसा के नाम पर शासन, नाम पर क्या इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, आगे बात समझ के लिए, खालसा के नाम पर इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो 1798 ईस्वी में, कब 1798 ईस्वी में पंजाब से लौटते समय काबुल के से एक शासक थे जिनका नाम था जमान शाह। ये अहमद शाह अब्दाली का पोता हुआ करता था। इसने तोपें जो है वो चिनाब नदी में उसकी तोपें गिर गई थी।
रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा करके वापस भिजवा दिया। इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ कौन? जमान शाह। और जमान शाह ने प्रसन्न होकर के 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दी और लाहौर की सूबेदारी प्रदान की थी। तो ध्यान रखना, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र, अहमद शाह अब्दाली के पुत्र जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि वे लाहौर की सूबेदारी, राजा की उपाधि वे लाहौर की सूबेदारी प्रदान की, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यानी रणजीत सिंह ने 1800 ईस्वी में भसीन के युद्ध में प्रमुख विरोधी सिख सरदार, इन प्रमुख जो इनके सिख सरदार थे विरोधी, उनको पराजित किया और पंजाब जो है पराजित करने के बाद में संपूर्ण पंजाब के ऊपर अपना क्या कर लिया था? नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1800 ईस्वी में ध्यान दीजिएगा कि भसीन के युद्ध में अपने विरोधी सरदारों को पराजित कर संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। आगे बात समझ में, पूरे के पूरे पंजाब के ऊपर जो है इन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे बात समझ। तो अब एक तरीके से पंजाब में शक्ति के रूप में उभर करके आ गए कौन? महाराजा रणजीत सिंह। देखो इसी दौरान ऐसा कहा जाता है कि 1806 ईस्वी में, कब? 1806 ईस्वी में जो है रणजीत सिंह ने एक अकाल तख्त बुलाया था। ठीक है, क्या बुलाया था? अकाल तख्त मतलब पूरी के पूरे सिखों की सभा इन्होंने की थी और राजनीतिक मसलों पर उन्होंने कहा कि आज के बाद अब से जो है अंतिम निर्णय जो होगा वो मेरा ही होगा, है ना। और इसमें जो है होलकर की सहायता न करने का उन्होंने क्या लिया था? फैसला, मदाजी होलकर। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? उधर हम लोग चर्चा करें तो ठीक है। इसी वर्ष जनरल लेक, अब यहां से अंग्रेज आ रहे हैं, देखो ध्यान रखना। जनरल लेक और जो है रणजीत सिंह के मध्य लाहौर में एक समझौता हुआ था और इसके तहत होलकर को अमृतसर छोड़ना पड़ा और अंग्रेजों ने पंजाब से क्या कर ली थी? अपनी सेना हटा ली थी। क्या कर ली थी? सेना हटा ली थी। 1808 ईस्वी में, कब? 1808 ईस्वी में इस रणजीत सिंह ने, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं, केवल सुनना है, रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार की और यहीं पर एक क्षेत्र, जैसे हम बात करें फरीदकोट, क्या चीज? फरीदकोट, मालेर कोटला और अंबाला, ये जितने भी क्षेत्र थे इन समस्त क्षेत्रों को रणजीत सिंह ने क्या कर लिया था? जीत लिया था। अब देखो लॉर्ड मिंटो
इस समय गवर्नर जनरल, उन्होंने डेविड ऑक्टरलोनी, क्या नाम, डेविड ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और सेना भेजने के बाद में जो है पंजाब, जिसने जो है सतलज वाला जो क्षेत्र है, इस सतलज के क्षेत्र का जो पूर्वी प्रदेश था, इस पूर्वी प्रदेशों पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। क्या कर लिया था, नियंत्रण कर लिया था। आ गई बात समझ क्लियर। 1809 ईस्वी में कांगड़ा के डोगर सरदार थे जिनका नाम था संसार चंद्र। इस संसार चंद्र ने गोरखा सरदार अमर सिंह थापा के ऊपर आक्रमण किया, तो संसार चंद्र ने रणजीत सिंह से सहायता मांगी। अब रणजीत सिंह ने संसार चंद्र की सहायता करने के लिए सेना भेजी, और कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, वहीं पर उन्होंने कांगड़ा को क्या ले लिया था, अपने नियंत्रण में ले लिया था। किसने, रणजीत सिंह ने। और यहीं से एक चीज ध्यान रखना कि एक संधि हुई थी, कौन सी, अमृतसर की संधि। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसकी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि, कौन सी संधि, अमृतसर की संधि। देखिए, बात करें यदि हम लोग अमृतसर की संधि, तो अमृतसर की संधि कब हुई, 1809 ईस्वी में। कब, 1809, कब, 1809 ईस्वी। कब की गई, 1809 ईस्वी में। सुनिएगा भाई, 1808 ईस्वी में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह के पास मेटकॉफ मिशन भेजा था। रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो, कौन, लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकॉफ से जो है क्या करी थी, संधि करी थी। ध्यान रखना, किस किस के साथ में, तो रणजीत सिंह और जो है चार्ल्स मेटकॉफ, ये किसका दूत है, ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो का दूत है। इसके मध्य ये क्या हुई है, संधि हुई है। किसके मध्य, किसके मध्य, तो रणजीत सिंह व मैं लॉर्ड मिंटो लिख दूं, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। आगे बात समझ क्लियर है। ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि के रूप में व्यक्ति आया जिसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। नोट कि मिंटो के प्रतिनिधि के रूप में, मिंटो के प्रतिनिधि के रूप में यह संधि रणजीत सिंह के साथ चार्ल्स मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ ने की। आगे बात समझ, लॉर्ड मिंटो के प्रतिनिधि के रूप में कौन है, चार्ल्स मेटकॉफ। तो ध्यान रखना कि अमृतसर की संधि एक तरीके से हम लोग बात करें तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के मध्य हुआ है, और मेटकॉफ जो है वो लॉर्ड मिंटो का क्या है, प्रतिनिधि है। क्या था संधि में, क्या था वस्तुतः, केवल सुन लो, है ना। आपसे केवल ये पूछा जा सकता है कि संधि किस किस के मध्य हुई, कब हुई है। तो संधि की शर्तों के अनुसार रणजीत सिंह ने सतलज के पूर्व में अपने जितने भी क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को पुनः लौटा दिया। उसके साम्राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा जो है सतलज नदी को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, शर्तें क्या शर्तें थी,
सतलज के पूर्व के क्षेत्रों से अपना अधिकार समाप्त कर लिया। रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य की सीमा अपने साम्राज्य की दक्षिणी पूर्वी सीमा, ध्यान रखना, दक्षिणी पूर्वी सीमा सतलज नदी, क्या चीज बेटा, सतलज नदी तक स्वीकार की। ठीक है, आगे बात समझिए, इसकी विशेष महत्वपूर्ण बात थी। दूसरा, रणजीत सिंह जो था, इस रणजीत सिंह को उत्तर में साम्राज्य करने की छूट दे दी गई। आगे बात समझ में क्लियर है। इसका मतलब एक तरीके से हम लोग बात करें तो सतलज के दाहिने ओर तक, दाहिने भाग तक जो है क्लियर तक उसका साम्राज्य रख दिया गया। मतलब अंग्रेजों ने लुधियाना में अपना सीमा रखना तय कर दिया था। रणजीत सिंह जो थे वो अंग्रेजों से सैन्य संघर्ष करने से बचना चाह रहे थे, क्योंकि वे सैनिक दृष्टि से एक तरीके से कमजोर थे। आगे बात समझ क्लियर है। 1809 की अमृतसर संधि पर एक सिख सैनिक ने एक बात कही थी, क्या कही कि आज रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है। रणजीत सिंह की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई। उधर फिर उत्तर पश्चिमी विस्तार करते हुए रणजीत सिंह ने, ध्यान रखना कि 1813 ईस्वी में अटक, 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर श्रीनगर वाला क्षेत्र और 1823 में जो है पेशावर को जीता था। 1809 ईस्वी में एक बात और, अफगानिस्तान का अपदस्थ शासक था शाह शुजा, ठीक है, अब्दाली का पुत्र था, लाहौर से में निर्वासित जिंदगी जी रहा था बेचारा। इसको पुनः जो है सत्तारूढ़ होने में भी इस रणजीत सिंह ने क्या करी थी, सहायता दी थी। और इसी यहीं शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है, अगली बात समझिए, कोहिनूर हीरा भेंट किया था किसने, शाह शुजा ने। और इस कोहिनूर हीरे को, ये वही कोहिनूर हीरा था जो 1739 ईस्वी में, 1739 ईस्वी में नादिर शाह दिल्ली से लूट करके ले गया था। अगली बात समझिए, क्योंकि कोहिनूर हीरा शाहजहां के द्वारा बनाए हुए तख्ते ताउस में लगाया जाता था। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट नोट आप लोगों का बन जाता है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। क्या चीज, नोट। कि रणजीत सिंह ने, इंपोर्टेंट कर लेना इसको, रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में शाह शुजा, ठीक है, आगे बात समझ। शाह शुजा वस्तुतः है कौन, अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था, अहमद शाह अब्दाली। का पुत्र, ठीक है, ठीक है। आगे बात में, ये निर्वासित जीवन जी रहा था, कहाँ, लाहौर में, ठीक है। तो शाह शुजा की अफगान में पुनः सत्ता स्थापना करने में, पुनः सत्ता स्थापित करने में
सहायता की। ठीक है, क्या की थी? तो पुनः इसको जैसे सत्ता मिली तो कोहिनूर हीरा वापस आया। ध्यान रखना कि शाह सूजा ने कोहिनूर हीरा ध्यान रखिएगा कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह ईरान ले गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि तख्ते ताउस जो था, उसी तख्ते ताउस में जो है क्या नाम रहे लगा हुआ था, क्या उनसा कोहिनूर हीरा। ठीक है, कोहिनूर हीरा प्रदान किया। आगे बात समझ, कोहिनूर हीरा प्रदान किया था किसको? शासक रणजीत सिंह को। आगे बात समझ, 1831 में अंग्रेज अधिकारी अलेक्जेंडर बंस जो है वस्तुतः इसके रणजीत सिंह के लाहौर दरबार में क्या हुआ था? उपस्थित हुआ था। और इसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था सिंध के ऊपर आक्रमण करने के लिए मार्ग का सर्वेक्षण करना चाह रहा था। 1831 में रणजीत सिंह और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के मध्य रोपड़ नामक स्थान पर जो है क्या हुई थी? मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि 1831 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक व रणजीत सिंह रोपड़ नामक स्थान पर मिले। कहां पर मिले थे? रोपड़ नामक स्थान पर मिले थे। अठारह सौ 38 ईस्वी में लॉर्ड ओकलैंड के समय अंग्रेजों और शाह सूजा के साथ एक त्रिपक्षीय संधि हुई, जिसके तहत ब्रिटिश सेना सिंध से होकर के अफगानिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगी और रणजीत सिंह जो है वो निष्पक्ष रहेगा। रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी 1839 ईस्वी में और उसके बाद में खड़क सिंह, नौनियाल सिंह और शेर सिंह जो है वो शासक बने थे। ध्यान रखना कि रणजीत सिंह भारत के प्रथम ऐसे शासक थे जिन्होंने साइक संधि को अस्वीकार किया और अंग्रेजों के सम्मुख कभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया था। ध्यान रखना कि रणजीत सिंह भारत के प्रथम शासक थे, भारत के प्रथम शासक थे, प्रथम शासक थे जिसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की, सहायक संधि स्वीकार नहीं की। इनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई, 39 ईस्वी में हुई। मृत्यु कब हुई थी? 1839 ईस्वी में हुई थी। ऐसा कहा जाता कि वस्तुतः रणजीत सिंह को चेचक हो गया था और चेचक के कारण जो है इनकी आंखें खराब हो गई थी। रणजीत सिंह ने एक बात कही थी। क्या बात कही थी?
कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसीलिए ईश्वर ने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। फ्रांसीसी लेखक विक्टर जैक्विमो ने रणजीत सिंह को एक असाधारण पुरुष और छोटे पैमाने पर बोनापार्ट कहा। देखो, इनकी मृत्यु के बाद में शासक बना खड़क सिंह। कौन बना था? खड़क सिंह। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बना था खड़क सिंह। इसी खड़क सिंह के समय दरबार जो था इसका, वो दो विरोधी गुटों में बट गया था। पंजाब में अराजकता फैल गई और साथ ही साथ संधवालिया सरदारों का था, एक गुट तो था संधवालिया सरदारों का, और इसमें बहुत सारे लोग थे, जैसे चेत सिंह था, अतर सिंह था, चेत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, और उसका भतीजा था जिसका नाम था अजीत सिंह। दूसरा था डोगरा बंधुओं का। किसका? डोगरा बंधुओं को, जिसमें थे ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह जो था वस्तुतः ध्यान सिंह का बड़ा भाई था और सुचेत सिंह का छोटा भाई था। सुचेत सिंह जो था वो 27 मार्च 1844 ईस्वी को हीरा सिंह डोगरा के विरुद्ध विद्रोह करता हुआ मारा गया था। ठीक है, उसके बाद शासक बना था नोनियाल सिंह। कौन? नोनियाल सिंह। इस नोनियाल सिंह ने, ध्यान रखना कि वस्तुतः खड़क सिंह को बंदी बनाया और उसके पुत्र, नोनियाल सिंह ने खड़क सिंह को पुत्र बनाया। ठीक है, आगे बंदी बनाया, और इसका जो पुत्र था उसका नाम भी नोनियाल सिंह मिलता है। तो इसकी मृत्यु के बाद में दाह संस्कार से लौटते वक्त जो है वापस जब ये लौट रहा था तो नोनियाल सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में सत्ता संघर्ष में संधवालिया दल जो था, हमने जो इस बात करी संधवालिया दल की, इस संधवालिया दल ने नोनियाल सिंह की माता रानी थी जिनका नाम था चांद कौर, इस चांद कौर का क्या लिया था? पक्ष लिया था। उधर डोगरा बंधुओं की यदि हम बात करें तो रणजीत सिंह के एक अन्य पुत्र था जिसका नाम था शेर सिंह। इस शेर सिंह का ये क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और तो यहीं से एक तरीके से 1841 ईस्वी में, कब? 1841 ईस्वी में इस शेर सिंह ने जो है सत्ता हथिया ली थी। लेकिन 1843 ईस्वी में अजीत सिंह ने गोली मार करके शेर सिंह की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। और इनका एक वजीर था जिनका नाम था ध्यान सिंह डोगरा। इस ध्यान सिंह डोगरा की भी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। आगे बात समझ। ध्यान सिंह डोगरा वस्तुतः 1800 ईस्वी से लेकर के 1818 ईस्वी से लेकर के 1843 ईस्वी तक सबसे लंबे समय तक ये क्या रहा था? वजीर रहा था। क्या रहा था? वजीर रहा था। तो इस तरीके से ये इनकी क्या हो गई थी? एक तरीके से कहानी समाप्त हो गई। बात करेंगे हम प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसके बाद में लाल सिंह को जो है रेजिडेंट थे जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस। इन हेनरी लॉरेंस के अधीन कुछ समय के लिए फिर से क्या बना दिया गया था? वजीर बना दिया गया था। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम लोग चर्चा करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की। ठीक है, ये हमारे लिए यही से महत्वपूर्ण है। प्रथम आंग्ल सिख युग, आंग्ल सिख युद्ध, सिख युद्ध। ठीक है, देखिए यदि हम लोग बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की तो इसका जो समय है वो 1845-46, 1845-46। ठीक है, देखो सिलेबस में तो आपके विशेष रूप से यही था। अब मैं सीधा यदि पढ़ाता तो आपके कहानी कुछ समझ में नहीं आती। अभी जिस रानी की हमने बात करी तो रानी जिंदा सिख सेना के प्रभाव को कम करने के लिए उसने अंग्रेजों के साथ में लड़ने की योजना बनाई है ना। और इसी योजना के तहत लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व में सिख सेना जो है वस्तुतः सतलज नदी को पार करते हुए फिरोजपुर के ऊपर हमला करती है। और जो कि 1809 में जो संधि की गई थी, अमृतसर की जो संधि, इस अमृतसर की संधि का एक तरीके से क्या था? जो है उल्लंघन था। ठीक है ना, आगे बात समझ क्लियर है। और इसी के परिणाम स्वरूप प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ। ध्यान रखना कारण क्या था? अमृतसर संधि का उल्लंघन। 1809 ईस्वी की 1809 ईस्वी की अमृतसर संधि, अमृतसर संधि का उल्लंघन।
आगे बात समझे। 1809 ईस्वी की अमृतसर संधि का उल्लंघन करना। ठीक है, आगे बात समझिए। यहीं से इसका जो है प्रमुख कारण था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का। युद्ध से पहले इसे कहा जाता है कि गवर्नर जनरल होर्डिंग ने गवर्नर जनरल हुआ करते थे होर्डिंग, इन होर्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को ब्रिटिश जो है पंजाब की सीमा, कौन सी पंजाब की सीमा पर ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट नियुक्त किया था, और उसने सिखों के विरोधी नीतियों का उसने क्या किया था, पालन किया था। दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने जो है पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था, और इसी कारण जो है आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हॉर्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को पंजाब सीमा पर ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट के रूप में नियुक्त किया, जिसने सिख विरोधी नीतियां अपनाई। दिलीप सिंह के समय अंग्रेजों ने पंजाब पर आक्रमण किया, इसी के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रारंभ हुआ। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध दिलीप सिंह के समय पंजाब के ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण किया, और ये युद्ध चला 11 सितंबर 1845 से लेकर के होर्डिंग के समय शुरू हुआ। इस समय जो अंग्रेजों का सेनापति था, वो ध्यान रखना सर ह्यू गफ, कि इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति, इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति, अंग्रेजों का
सेनापति। पूछा जा सकता है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो ध्यान रखना, व्यक्ति का नाम था सर ह्यू गफ। सर ह्यू गफ था। कौन था? सर ह्यू गफ यहाँ पर सैनिक और जो है प्रधान सेनापति हुआ करता था। आगे बात समझ क्लियर है। उसके बाद में देखो बहुत सारे युद्ध हुए, जैसे मुदगी का युद्ध हुआ, है ना। आप लोगों को काम का नहीं है, लेकिन केवल ध्यान रखना, मुदगी का युद्ध हुआ 18 दिसंबर 1845 को। फिरोज शाह का युद्ध हुआ 21 दिसंबर 1845 को। बुद्धवाल का युद्ध हुआ 21 जनवरी 1846 को। अलीवाल का युद्ध हुआ 28 जनवरी 1846 को। सैबराओ का युद्ध हुआ 10 फरवरी 1846 को। इस ह्यू गफ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने लाल सिंह, क्या चीज, लाल सिंह और तेज सिंह के नेतृत्व वाली सिख सेना को 13 दिसंबर 1845 को मुदगी नामक स्थान पर क्या कर दिया था? पराजित किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि क्या चीज, सिख सेना का नेतृत्व, सिख सेना का नेतृत्व, सिख सेना का नेतृत्व लाल सिंह व तेज सिंह के द्वारा किया गया। जो कि मुदगी नामक स्थान पर, मुदगी नामक स्थान पर अंग्रेजों से पराजित हुए। अंग्रेजों से पराजित हुए। दस फरवरी, ये मोस्ट है, याद रखना, 10 फरवरी 1846 ईस्वी को सबराओ के युद्ध में, कौन सा? सबराओ के युद्ध में, सबराओ के युद्ध में, युद्ध में सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुई। ठीक है, अंतिम रूप से पराजित हुई थी सबराओ के युद्ध में। ठीक है, अंग्रेजी सेना ने सतलज को पार करते हुए लाहौर को भी जीत लिया। लाहौर को जीत लिया। लाहौर को जीत लिया। ठीक है, तो एक तरीके से प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में सिखों की बहुत बुरी तरीके से क्या हुई? पराजय हुई। और इसी के साथ में संधि होती है जिसका नाम है लाहौर की संधि। कौन सी संधि बात करते हैं हम लोग? लाहौर की संधि। लाहौर की संधि, लाहौर की
संधि। चलिए देखो, लाहौर की संधि की यदि हम लोग बात करें तो 8 मार्च 1846 को दोनों पक्षों में लाहौर की संधि हुई। ठीक है ना, कब हुई? 8 मार्च 1846। कब? तो 8/3/1846। ठीक है, सिख और अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, क्या जो है शर्तें क्या क्या थी? तो शर्त, पहली शर्त कि सतलज नदी के दक्षिणी के सभी प्रदेश अंग्रेजों को सौंप दिए गए। सतलज नदी के दक्षिण, सतलज नदी के दक्षिण के समस्त प्रदेश, दक्षिण के समस्त प्रदेश, समस्त प्रदेश जो है अंग्रेजों को सौंप दिए गए। किसको सौंप दिए गए? अंग्रेजों को सौंप। सतलज नदी के दक्षिण में जितने भी हो गए। ठीक है, आगे बात सब। लाहौर दरबार ने 1.5 करोड़ रुपए युद्ध का हर्जाना, लाहौर दरबार ने 1.5 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में, अंग्रेजों को युद्ध के हर्जाने के रूप में, युद्ध के हर्जाने के रूप में दिए। आगे बात समझ क्लियर है? युद्ध के हर्जाने के रूप में दिए थे। सर हेनरी लॉरेंस को, सर हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस को अब ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है कि लाहौर में प्रथम अंग्रेज रेजिमेंट कौन था? तो सर हेनरी लॉरेंस। ठीक है ना, लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में नियुक्त किए गए। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में, ब्रिटिश रेजिमेंट के रूप में, रेजिमेंट के रूप में नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। ठीक है, सिख सेना में, अंग्रेजों में, अंग्रेजी सेना में, अंग्रेजी सेना में सिखों की भर्ती में कमी कर दी गई, कमी कर दी गई, कमी कर दी गई। तो इसके अलावा जैसे बात करें तो सेना की संख्या में 20,000 पैदल, 12,000 घुड़सवार, इतने ही हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ। तो सिख सेना में, सिख सेना में भी और अंग्रेजी सेना में भी सिखों में भर्ती में क्या कर दी गई? कमी कर दी गई। लाहौर दरबार जो था वो 1.5 करोड़ रुपए का हर्जाना दे नहीं पाया, आधी रकम ही दे पाया था। शेष के बदले कश्मीर और हजारा के जो प्रांत हैं वो अंग्रेजों को दे दिए गए। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कश्मीर और हजारा के प्रांत दे दिए गए। 1.5 करोड़ रुपए में से लगभग 75 लाख रुपए उन्होंने दे दिए थे, है ना। और अंग्रेजों ने डोगरा सरदार गुलाब सिंह को 1 करोड़ रुपए में जो है बेच दिया। डोगरा का जो क्षेत्र था वो सरदार गुलाब सिंह को जो है क्या कर दिया था? बेच दिया था। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। नोट कि लाहौर दरबार, लाहौर दरबार 1.5 करोड़ का हर्जाना
नहीं चुका पाया। आधे हर्जाने के रूप में कौन कौन से क्षेत्र, तो ध्यान रखना कि कश्मीर और हजारा, कश्मीर वे हजारा अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है, किसको दे दिया गया? अंग्रेजों को दे दिया गया था। अगली बात समझिए, उधर डोगरा का जो क्षेत्र था वो सरदार गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने बेच दिया, कितने में? 1 करोड़ रुपए में। अगली बात समझिए, अंग्रेजों ने संधि के बदले जो है दिलीप सिंह को रानी जिंदन के संरक्षण में महाराजा स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अगली बात समझ में, और लाल सिंह को वजीर और तेजा सिंह को सेनापति के रूप में भी क्या कर लिया था, जो है स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अंग्रेजों ने संधि के बदले रानी जिंदन के संरक्षण में दिलीप सिंह को महाराजा स्वीकार कर लिया, महाराजा स्वीकार कर लिया। बात समझो। इसके बाद में एक पूरक संधि की गई थी, और पूरक संधि थी भेरावल की। ठीक है, समय हो गया है तो मैं जल्दी से बता ही रहा हूँ आपको, बाकी की बातें अगली क्लास में करेंगे। भेरावल की पूरक संधि 16 दिसंबर 1646 ईस्वी को अंग्रेजों ने कहा कि दिलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं हो जाता तब तक अगले 8 वर्ष तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। केवल सुन लो, समझ लो, काम की नहीं है। इसके अलावा लाहौर का प्रशासन 8 वर्ष तक सिख सरदारों वाली एक परिषद को सौंपा जाएगा, और महारानी जिंदन को 48,000 रुपये, कितने? 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन के रूप में, 48,000 वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया, और बाद में बनारस भेज दिया गया। कहाँ पर भेज दिया गया? बनारस भेज दिया गया। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर के रेजिडेंट के रूप में क्या कर दिया गया? नियुक्त कर दिया गया। तो आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, इसके बाद में एक और विशेष बात हम लोग करते हैं। विशेष बात क्या करते हैं दोस्तों? ध्यान देना कि यहाँ पर एक और संधि हुई, जिसका उस संधि का नाम मिलता है भेरोवाल की संधि। पूरक संधि थी वस्तुतः। कैसे पूरक संधि थी साहब? 16 दिसंबर 1846 ईस्वी को भेरोवाल की पूरक संधि हुई। क्या हुआ इस संधि में? इस संधि में यह हुआ कि अंग्रेजों ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी रानी जिंदन के सामने? कि दिलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं होएगा, मतलब अगले 8 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? अगले 8 वर्ष तक जो है वो ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। पहली चीज भेरोवाल की पूरक संधि की गई। इसके अलावा कौन सी? भेरोवाल की पूरक संधि, जिसमें एक और बात जोड़ दी गई अंग्रेजों के द्वारा। क्या जोड़ा गया? 16 दिसंबर 1846 को भेरोवाल की पूरक संधि हुई। इसी के द्वारा ये बात जोड़ दी गई कि दिलीप सिंह जब तक वयस्क नहीं होएगा, अगले 8 वर्ष तक, है ना,
तब तक जो है ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। इसके अलावा लाहौर का जो प्रशासन होगा वो सिख सरदारों वाली एक परिषद जो है चलाएगी, संचालित करेगी। और वहीं रानी जिंदन को 48,000 रुपए वार्षिक पेंशन देकर के शेखपुरा भेज दिया गया। और शेखपुरा से बाद में कहां पर भेज दिया गया? बनारस भेज दिया गया। देखिए बात करते हैं भैरोवाल की पूरक संधि। भैरोवाल की पूरक संधि, पूरक संधि, ठीक है। तो पहली चीज ध्यान रखना कि ये संधि हुई कब की गई ये संधि? तो 16 दिसंबर 1846 को। क्या शर्तें रखी गई? शर्तें क्या रखी गई? तो ध्यान देना कि इस संधि द्वारा यह तय किया गया कि जब तक दिलीप सिंह वयस्क नहीं होएगा, दिलीप सिंह वयस्क नहीं होगा, तब तक ब्रिटिश सेना लाहौर में रहेगी। लाहौर में रहेगी। नंबर 2 इसमें ध्यान रखना कि लाहौर का प्रशासन आठ सिख सरदारों की एक परिषद के द्वारा संचालित किया जाए। रानी जिंदन को 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। बाद में उसे बनारस भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? बनारस भेज दिया गया। तो ये ध्यान रखना कि क्या चीज भैरोवाल की जो है पूरक संधि। इसी संधि में एक चीज एक प्रावधान और किया गया। क्या प्रावधान किया गया? सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में ब्रिटिश का रेजिडेंट के रूप में,
लाहौर में रेजिडेंट के रूप में क्या कर दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। सर हेनरी लॉरेंस को, सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर में रेजिडेंट के रूप में नियुक्त कर दिया गया। गया। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ये भेरोवाल की पूरक संधि थी, इसके द्वारा ये सारी की सारी चीजें कर ली गई। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, जो कि 1848 से लेकर के 1849 तक। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तो कब लड़ा गया? 1848 49 ईस्वी में, 1848 49 ईस्वी में। ठीक है, सुनिएगा भाई, यदि हम बात करें द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की, तो इसका जो तात्कालिक कारण माना जाता है वो तात्कालिक कारण माना जाता है मुल्तान का सूबेदार था जिसका नाम था मूलराज। इस मूलराज ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। मूलराज ने किया क्यों विद्रोह? तो उसके पीछे कारण ये था कि मूलराज जो है ये समय पर अपना राजस्व नहीं चुका पा रहा था और इस स्थिति में उसे सूबेदार के पद से हटा दिया गया और उसके स्थान पर काहन सिंह को नए सूबेदार बना दिया गया। इस काहन सिंह को जब नया जो है सूबेदार बनाया गया तो उसे सूबेदारी का पद सौंपने के लिए दो अंग्रेज अफसर आए, जिसका नाम, एक का नाम मिलता है एंडरसन और दूसरे का नाम मिलता है एगन्यू। इस एगन्यू की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। बात करते हैं कारण की, तो इसमें बात करते हैं तात्कालिक कारण। मुल्तान के सूबेदार मूलराज को उसके पद से हटा देना। नोट, मूलराज समय पर, या मैं बात करूं तो तय समय पर अपना राजस्व नहीं चुका पा रहा था। अतः उसके स्थान पर काहन सिंह को नया सूबेदार नियुक्त किया गया। नियुक्ति हेतु दो अंग्रेज अफसर
एंडरसन व अगन्यू आए, जिनकी हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। तो इसको मार दिया, हत्या कर दी। दोनों एंडरसन और एगन्यू की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई थी। एक विशेष बात आप लोगों को इस दौरान और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत बेसिक सा, बहुत साधारण सा आपका प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। तो ध्यान दीजिएगा कि इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। इस युद्ध के समय मैं जी लिख रहा हूं, गवर्नर जनरल है ना। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। आगे बात समझ क्लियर है ना। तो ये आपका बहुत साधारण सा बेसिक सा प्रश्न आप लोगों का यहाँ से बन सकता है। अब देखो, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े गए? जैसे हम बात करेंगे रामनगर का युद्ध। कौन सा? रामनगर का युद्ध, जो कि 22 नवंबर 1848 को लड़ा गया। अंग्रेजी सेना इसमें विजय रही। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा कि इस दौरान लड़े गए प्रमुख युद्ध, इस दौरान लड़े गए प्रमुख युद्ध। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं नंबर एक पे बात करते हैं रामनगर का युद्ध। रामनगर का युद्ध हो सकता है आपसे डेट पूछ ली जाए, है ना, तिथि पूछ ली जाए। तो 22 नवंबर 22/11/1848। परिणाम के रूप में बात करें तो ध्यान रखना कि अंग्रेज विजय रहे इस युद्ध में। हालांकि जो 3 युद्ध लड़े गए, अभी तीनों युद्धों की हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि तीनों युद्धों में वस्तुतः अंग्रेज विजय रहे। ठीक है। दूसरा युद्ध यदि हम लोग बात करें तो चिलियांवाला का युद्ध। कौन सा? चिलियांवाला का युद्ध, जो कि 13 जनवरी 1849 को, चिलियांवाला का युद्ध। नंबर 2, चिलियांवाला का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया 13 जनवरी को। कब? 13 जनवरी 13/1/1849। इस युद्ध में भी वस्तुतः ध्यान रखना कि अंग्रेज विजय रहे। इसमें बात करें चिलियांवाला युद्ध की, तो एक अच्छा प्रश्न बन सकता है कि चिलियांवाला का युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? ठीक है, तो लड़ा गया था कौन सी नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। ध्यान देना, कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया? तो झेलम नदी के किनारे लड़ा गया।
कौन सी नदी किनारे लड़ा गया? झेलम नदी के किनारे चिलियावाला युद्ध लड़ा गया। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था लॉर्ड ह्यूगअप ने। किसने? लॉर्ड ह्यूगअप ने। जबकि सिखों का जो नेतृत्व किया था वो किया था शेर सिंह ने। किसने किया था? शेर सिंह ने। आगे बात समझ में। अंग्रेजों की इस विजय को नाशकारी विजय कहा है। क्या कहा है? नाशकारी विजय कहा है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व, अंग्रेजों का नेतृत्व ह्यूगफ के द्वारा, ठीक है। और वहीं सिखों का जो नेतृत्व किया गया, सिखों का नेतृत्व किया गया, वो किसके द्वारा किया गया? शेर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? शेर सिंह। किसके द्वारा? शेर सिंह के द्वारा सिखों का नेतृत्व इस युद्ध में किया गया था। तो पहला तो रामनगर का युद्ध अंग्रेज विजय रहे, चिलियावाला का युद्ध अंग्रेज विजय रहे। और बात करें यदि हम तीसरा युद्ध, कौन से युद्ध की बात करें हम लोग? इसके तीसरा युद्ध जो कि गुजरात का युद्ध। कौन सा? गुजरात का युद्ध लड़ा गया। तीसरा युद्ध आपसे पूछा जा सकता है कि गुजरात का युद्ध कौन सी नदी के किनारे, तो वो भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चेनाब नदी बताऊंगा। गुजरात का जो युद्ध लड़ा गया वो 21 फरवरी 1849 को गुजरात का युद्ध। और इस गुजरात के युद्ध में वस्तुतः निर्णायक रूप से पराजित हो गए थे सिख, है ना। नेपियर की जो है नेतृत्व में गुजरात का युद्ध लड़ा गया। कौन सा? गुजरात का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा गया? गुजरात का युद्ध। तो बात करें गुजरात के युद्ध की, तो गुजरात का युद्ध पहला बात कब लड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा कि 21 फरवरी, क्या चीज? 21 फरवरी 1849, 21/2/1849 ईस्वी को ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बात समझिए कौन सा ये युद्ध लड़ा गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जब चिलियावाला का युद्ध हुआ, कौन सा? चिलियावाला का युद्ध। इस चिलियावाले युद्ध में इतना भयंकर, महाभयंकर खर्चा हुआ था। कौन सा? महाभयंकर खर्चा हुआ था चिलियावाला के युद्ध में। और इस समय जब लॉर्ड डलहौजी ने एक बात कही थी कि यदि इतना ज्यादा पैसा लगा दिया हमने, इतना भयंकर खर्चा करके यदि हम कोई युद्ध जीतते हैं तो वो हमारी जीत नहीं होकर के वो हमारी क्या है? पराजय है। यदि एक इस प्रकार का एक युद्ध हमने और लड़ लिया, यदि इसी प्रकार का हमने एक युद्ध और लड़ लिया तो हमारा साम्राज्य यहां भारत में तो बचेगा नहीं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि ये चिलियावाला युद्ध के लिए इस प्रकार का बात कही गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बात करते हैं गुजरात का युद्ध। तो जो गुजरात का युद्ध लड़ा गया 21 फरवरी 1849 को कौन सी नदी के किनारे? तो ध्यान रखना कि चेनाब नदी के किनारे। चेनाब नदी के किनारे, नदी के किनारे। वस्तुतः ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस युद्ध में वस्तुतः तोपों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, इसीलिए इस युद्ध को तोपों का युद्ध कहा जाता है। ध्यान रखना कि इस युद्ध को तोपों का युद्ध, क्या चीज? तोपों का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोपों का युद्ध कहा जाता है। कौन से युद्ध को? गुजरात वाला जो युद्ध है, इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तोपों का युद्ध कहा जाता है। सिख सेना इसमें निर्णायक रूप से क्या हो गई थी? पराजित हो गई थी। क्या हो गई थी? पराजित हो गई थी। वस्तुतः सिख अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया गया वो किया गया था चार्ल्स नेपियर के द्वारा। ठीक है ना। ध्यान रखना कि चार्ल्स नेपियर ने इस युद्ध में सिखों को निर्णायक रूप से पराजित किया। निर्णायक रूप से पराजित किया। निर्णायक रूप से क्या कर दिया? पराजित कर दिया, पराजित किया। आगे बात समझ। इस तरीके से एक तरीके से पंजाब का जो साम्राज्य था, ये पंजाब का साम्राज्य एक तरीके से पूर्ण रूपेण जो है अंग्रेजों के अधीन आ गया। 30 मार्च 1849 ईस्वी को
जो है लॉर्ड डलहौजी ने इसी चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब का विलय कर दिया गया। किसमें? अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। ध्यान रखना कि इस पंजाब विलय का दो लोगों ने विरोध किया। किस किसने? एक तो किया था लॉर्ड एलन बैरो ने। इससे लॉर्ड डलहौजी से पूर्व जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड एलन बैरो। इन लॉर्ड एलन बैरो ने पंजाब के इस विलय का विरोध किया। वहीं हमने बात की कि लाहौर का जो रेजिडेंट जो नियुक्त किया गया था लाहौर में, उसका नाम था हेनरी लॉरेंस। इस हेनरी लॉरेंस ने भी पंजाब विलय का क्या किया था? विरोध किया। तो ध्यान रखिएगा कि 30 मार्च 30/3/1849 ईस्वी को नेपियर के सहयोग से लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया। अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया, विलय कर दिया। लाहौर के नोट लगा के लिख रहा हूं एक बात कि लाहौर के अंग्रेज रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस व पूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बैरो ने पंजाब विलय का विरोध किया। पंजाब विलय का विरोध किया था। आगे बात समझ क्लियर है? तो ये हमारा जो टॉपिक था पंजाब का किस प्रकार से अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया, तो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया एक तरीके से। ध्यान रखना दोस्तों कि कोहिनूर का जो हीरा था वो महाराज दिलीप सिंह से छीन लिया गया और दिलीप सिंह को उसके बदले 5 लाख मतलब 50,000 पाउंड दे दिए गए और इतनी पेंशन देकर के महारानी जिंदन के सहित इंग्लैंड भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया गया? इंग्लैंड। वहीं माफ कीजिएगा, दिलीप सिंह आगे जाकर के वहाँ इंग्लैंड में जो है ईसाई धर्म को कबूल कर लेते हैं, ईसाई बन जाता है। इस दिलीप सिंह का निधन हो गया था 23 अक्टूबर 1893 को पेरिस में इसका निधन हुआ और अंत्येष्टि इसकी इंग्लैंड में कर दी गई। वस्तुतः इस दिलीप सिंह ने इस दौरान रूस की यात्रा भी की थी। 1849 ईस्वी में पंजाब का प्रशासन जो है वस्तुतः 3 कमिश्नरों को सौंप दिया गया। जॉन लॉरेंस भू राजस्व व्यवस्था, हेनरी लॉरेंस इसको प्रशासनिक व्यवस्थाएं दे दी गई और चार्ल्स ग्रेविल मेंसेल को जो है न्याय विभाग दे दिया गया। बाद में 1853 ईस्वी में इस बोर्ड को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद में चीफ कमिश्नर की यहाँ पर क्या कर दी थी? नियुक्ति कर दी गई। सर जॉन लॉरेंस जो थे ये पंजाब के प्रथम चीफ कमिश्नर बने जिनका कार्यकाल पंजाब में 1853 से लेकर के 1858 ईस्वी तक रहा। 1 जनवरी 1859 को वस्तुतः जॉन लॉरेंस पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए थे और 25 फरवरी 1859 ईस्वी से लेकर के 1865 तक रॉबर्ट मॉन्टगोमरी जो थे वो पंजाब के लेफ्टिनेंट रहे। खैर ये तो आपको अन्य जानकारियां मैंने आपको दे दी है, ठीक है। हम लोगों
लोगों का ये जो टॉपिक था एक तरीके से भारत में यूरोपियों का आगमन जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसी में हम लोगों ने ब्रिटिशों की चर्चा की और किस प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य की यहाँ भारत में स्थापना हुई, किस प्रकार से धीरे धीरे करके इन समस्त जो बड़े समृद्ध जो प्रांत हुआ करते थे, इन समृद्ध प्रांतों को अपने चुंगल में इन ब्रिटिश लोगों ने अपने चुंगल में फांस लिया और किस प्रकार से यहाँ अपने साम्राज्य की इन्होंने क्या की थी, स्थापना की थी। तो थोड़ा सा अवध के बारे में रह जाता है, लेकिन विस्तृत अवध के बारे में कोई विशेष ज़्यादा जानकारियाँ मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं कुछ बता दूं कि वस्तुतः अवध का विलय कर लिया गया था किसके द्वारा, 1801 में जो है सहायक संधि के द्वारा लॉर्ड वेलेस्ली ने अवध का विलय कर दिया। मित्र राज्य बन गया था अंग्रेजों का और बाद में आगे चल करके इसी लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण रूपेण से अंग्रेजी साम्राज्य का क्या कर लिया था, विलय कर लिया। इस चीज़ को थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारा एक और महत्वपूर्ण बिंदु हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति में जब मैं राजनैतिक कारणों की चर्चा करूंगा तब मैं ये बिंदु और आपको वहाँ पर क्लियर कराने वाला हूँ। तो अब फिर हमारा नया जो टॉपिक होएगा उसमें वो आपका 1857 की क्रांति वाला ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट इसके बाद में कर देंगे। ठीक है, अगली बात समझ में। तो ये चैप्टर आपका अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं बहुत जल्द हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।